धर्मेंद्र अरोड़ा, बीए द्वितीय वर्ष मैक्रो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को आज गुणक व त्वरक की परस्पर क्रिया के बारे में समझाऊंगा, जिसे इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर कहा जाता है। गुणक व त्वरक दोनों ही व्यय के माध्यम से आय पर पड़ने वाले प्रभावों को व्यक्त करते हैं, परंतु अलग अलग वे इन प्रभावों को आंशिक रूप में व्यक्त कर पाते हैं। गुणक का प्रभाव क्या है? गुणक का प्रभाव तो यह है कि प्रारंभिक निवेशों में वृद्धि कुल रोजगार और आय में कई गुना अधिक वृद्धि लाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोग वस्तुओं की मांग भी कई गुना बढ़ जाती है। ये मल्टीप्लायर का रोल है। त्वरक प्रभाव यह है कि उपभोग वस्तुओं की बढ़ी हुई मांग को संतुष्ट करने के लिए निवेश बढ़ाया जाता है। त्वरक प्रभाव में बढ़ा हुआ निवेश पुनः गुणक में गतिशीलता उत्पन्न करता है, जिससे निवेश और भी अधिक प्रेरित होता है। स्पष्ट है कि व्यय के माध्यम से संपूर्ण आय पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए गुणक तथा त्वरक के सामूहिक प्रभावों का विश्लेषण आवश्यक है। हम ये देखना चाहते हैं कि मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर जो है साइमल्टेनियसली इकोनॉमी में कैसे फंक्शन करते हैं। प्रोफेसर हिक्स ने गुणक व त्वरक परस्पर क्रिया को अतिगुणक या सुपर मल्टीप्लायर कहा है। प्रोफेसर हैंसन ने गुणक व त्वरक की सम्मिलित क्रिया को लिवरेज इफेक्ट कहकर पुकारा है। अब इस रेखा चित्र को हम समझते हैं। रेखा चित्र में एस एस बचत वक्र है। ये एस एस जैसा कि डिनोमिनेशन दिया हुआ है, चिन्हित किया गया एस एस, ये बचत वक्र है, और आई आई एक निवेश वक्र है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को पी बिंदु पर काटती है, यहां पर पी बिंदु पर काटती है। यह संतुलन का बिंदु है जिस पर आय ओएम के बराबर है। ये आय जो है ओएम के बराबर है, और बचत और निवेश ओ आई वन के बराबर है। बचत और निवेश जो है वो ओ आई वन के बराबर है। अब निवेश में वृद्धि होने पर आई डैश निवेश की रेखा हो जाती है। ये निवेश में वृद्धि हो गई, और अब जो है निवेश की रेखा आई डैश हो गई। तब आय बढ़कर OM2 के बराबर हो जाती है। तब इनकम जो है बढ़कर के OM2 के बराबर हो जाती है। निवेश की वृद्धि में स्वतः निवेश का आकार यदि I1 I2 के बराबर मान लिया जाता है, ये I1 I2 ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, निवेश की वृद्धि में स्वतः निवेश का आकार यदि I1 I2 के बराबर मान लिया जाता है, तो गुणक के प्रभाव में आय में वृद्धि केवल MM1 के बराबर होती है। आय में वृद्धि होती है MM1, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कारण MM1। I2 I3 के परिणाम स्वरूप निवेश में वृद्धि प्रेरित निवेश का परिणाम है। I2 I3 जो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। अतः M1 M2 के बराबर आय में वृद्धि त्वरक प्रभाव के कारण हुई है। M1 M2 के बराबर आय में वृद्धि जो है त्वरक प्रभाव के कारण हुई है, और इस प्रकार MM2 के बराबर आय में वृद्धि, MM2 के बराबर आय में वृद्धि गुणक तथा त्वरक की परस्पर क्रिया का परिणाम है। गुणक व त्वरक के सम्मिलित प्रभावों को एक उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। गुणक व त्वरक के सम्मिलित प्रभाव जो हैं उनको हम एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। मान लीजिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 है, और त्वरक गुणांक जो है 2 है, एक्सेलरेशन कोफिशिएंट 2 है। अब यदि 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश किया जाता है, तो कुल आय में भी 10 करोड़ रुपए की ही वृद्धि होती है, क्योंकि प्रारंभिक अवधि में न तो गुणक और न ही त्वरक कार्यशील हो पाते हैं। इसके बाद प्रथम अवधि में इस 10 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई आय में से 5 करोड़ रुपए की राशि उपभोग पर व्यय कर ली जाती है,
परिणाम स्वरूप इस अवधि में 10 करोड़ रुपए का प्रेरित निवेश किया जाता है, क्योंकि त्वरक गुणांक जो है 2 है, क्योंकि कंजम्पशन हमने 5 करोड़ माना है, एक्सेलरेशन कोफिशिएंट 2 है, तो 10 करोड़ रुपए का इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। इस अवधि में कुल आय जो है 25 करोड़ रुपए हो जाती है। ये जो टेबल है इसको हम जो है वो आसानी से यहां से समझ सकते हैं। देखिए, पहला कॉलम जो है अवधि को बता रहा है, दूसरा प्रारंभिक निवेश को, तीसरा उपभोग को, चौथा प्रेरित निवेश को और पांचवा कुल आय में वृद्धि को। फर्स्ट फेज के अंदर 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश कुल आय में वृद्धि 10 करोड़ की करता है। बाद में प्रारंभिक निवेश जो है 10 है, उसमें से उपभोग जो है 5 है, तो प्रेरित निवेश जो है 10 है, और इन सब का सम करते हैं तो ये 25 के बराबर आता है, 25 के बराबर आता है। अब अगले टाइम पीरियड में 25 का आधा, दैट इज 12.50 इतना उपभोग हुआ है, क्योंकि एमपीसी जो है वो हाफ है। तो प्रारंभिक निवेश 10, उपभोग में वृद्धि 12.50, प्रेरित निवेश 12.50 में से 5 को माइनस करो, 7.5 का दुगना करो, ये 15। इस तरह से तीसरी लाइन को अगर अपन सम करेंगे तो हो जाएगी 10, 12.50, 15, ये मिलाकर के योग हो जाएगा 37.50। अब 37.50 का आधा एमपीसी चूंकि हाफ है इसलिए ये तो 18.75 हो गया। अब 18.75 में से 12.5 माइनस करो और उसका दुगना करो तो ये हो जाएगा प्रेरित निवेश। फिर इस पूरी लाइन का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 41.25। इस तरह से ये जो है वो गुणक और त्वरक जो है साथ काम करते हैं। तो अब हमने देखा था प्रेरित निवेश अगर 15 करोड़ रुपए है जो पहली व दूसरी अवधि में प्रेरित उपभोगों के अंतर 12.50 माइनस 5 दैट इज 7.50 का दुगना है, इस अवधि में कुल आय 37.50 करोड़ रुपए है। ये हमने टेबल में ऑलरेडी पहले समझा रखा है। तृतीय अवधि में गुणक व त्वरक की परस्पर क्रिया के कारण कुल आय 41.25 करोड़ रुपए रह जाती है, परंतु चौथी अवधि में कुल आय घटकर 34.36 करोड़ रुपए रह जाती है, क्योंकि इस स्थिति तक पहुंचते पहुंचते प्रेरित निवेश या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की मात्रा बहुत कम रह जाती है और अगली अवधि में उपभोग व्यय में कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप प्रेरित निवेश गिर जाता है और आय में काफी कमी होती है। आय में कमी का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक गुणक तथा त्वरक पुनः क्रियाशील नहीं हो पाते। तो गुणक व त्वरक के सम्मिलित प्रभावों को निम्नलिखित तालिका में हमने समझाया। हमने आपको टेबल को ऑलरेडी समझा दिया है। स्पष्ट है कि गुणक व त्वरक के सामूहिक प्रभावों के कारण आय में इतनी तीव्र गति से वृद्धि होती है कि अकेले गुणक के प्रभाव से इतनी वृद्धि नहीं हो सकती है। कहने का मतलब यह इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर जो है वो सम्मिलित रूप से सामूहिक रूप से काम करते हैं। आरंभ में त्वरक प्रभावों के कारण प्रेरित निवेश की मात्रा अधिक होती है और आय भी तेजी से बढ़ती है। आगे चलकर त्वरक की क्रियाशीलता में जैसे ही कमी आती है, प्रेरित निवेश में कमी के साथ साथ आय भी गिरने लगती है। और हमने देखा है कि सातवीं अवधि जो है, टेबल के अंदर हम देखें, सातवीं अवधि में आगे चलकर त्वरक की कार्यशीलता में वैसे प्रेरित निवेश में कमी के साथ साथ आय भी गिरने लगती है। सातवीं अवधि में ये ऋणात्मक हो जाती है। इसके बाद पुनः वृद्धि प्रारंभ होती है। अलग अलग अवधियों में परिवर्तन की दर अलग अलग है। उपर्युक्त उदाहरण में हमने गुणक तथा त्वरक को स्थिर माना है, परंतु व्यवहारिक रूप में ये स्थिर नहीं रहते। कुल आय में परिवर्तनों के कारण भी इनके मूल्यों में परिवर्तन हो जाता है। इनकी परस्पर क्रिया का प्रभावपूर्ण होना इनके मूल्यों पर निर्भर करता है।
आर्थिक स्थिति में सुधार के समय त्वरक की गति धीमी होगी क्योंकि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पहले से मौजूद है। क्या कह रहे हैं ये? आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधार है, उस समय त्वरक की गति धीमी हो जाती है क्योंकि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पहले से मौजूद है। और अर्थव्यवस्था की पूर्ण क्षमता प्राप्त होने पर त्वरक की गति जो है तेज हो जाती है। गुणक की स्थिति जो है वो इसके विपरीत होती है। तो ये हमने जो है एक टेबल के माध्यम से भी समझा कि किस तरह से गुणक और त्वरक जो है आपस में साथ में साइमल्टेनियसली इकोनॉमी में क्या चेंजेस लाते हैं, इनकम के अंदर कैसे बदलाव लाते हैं। आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू।